नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बताएंगे आपको। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। दरभंगा में पारंपरिक वेशभूषा में मिथिलानी महिलाएं पान, मखान और सुपारी के साथ लोगों को निमंत्रण कार्ड बांट रही है। माथे पर पाग और मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी में महिलाएं बड़े अनोखे अंदाज में लोगों को न्योता दे रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अभिनंदन है, अभिनंदन है, मोदी जी का अभिनंदन है। स्वागत है, स्वागत है, पीएम मोदी का स्वागत है। माथे पर पाग, मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी, पान, मखान और सुपारी। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिथिला आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। दरभंगा में अक्षत की थाली के साथ घर घर निमंत्रण बांट रही हैं। पारंपरिक वेशभूषा में मिथिलानी महिलाएं लोगों से पीएम मोदी की जनसभा में आने के लिए एक अलग अंदाज में न्योता दे रही हैं। घर घर जा करके चावल, पान, मखान और सुपारी से सबको हकार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी के भैरव स्थान आ रहे हैं। पीएम के आदर सत्कार और आव भगत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आधी आबादी पूरी मेहनत कर रही है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर हाथों हाथ इनविटेशन कार्ड दे रही हैं। मखाना सुधान, एम्स, एयरपोर्ट जे मिथिला के बार बार मोदी जी दऽ रहल छथिन, ओहि के लेल पूरा मिथिलानी बहिन एकजुट भऽ कऽ मोदी जी के धन्यवाद करऽ के लेल घर घर हकार दै छी। दुकानों पर खरीदारी करने वाले से लेकर राहगीरों तक सबको निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है। घर घर जाकर भी मिथिलानी महिलाएं पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रही हैं। पैदल यात्रा हम लोग किए हैं और जाकर के घरों में घर घर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए हम लोग निमंत्रण दिए, आमंत्रण पत्र लेकर के। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का दावा है कि पीएम मोदी ने आधी आबादी के लिए काफी काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि से लेकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, ये सब कुछ पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ और शायद यही वजह है कि महिलाएं पीएम के बिहार दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं और यहां से पीएम मिथिलांचल समेत पूरे बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीतामढ़ी के लोगों को उम्मीद है कि अयोध्या की तरह ही माता सीता की धरती का पीएम मोदी विकास करेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी का दौरा करेंगे। इसको लेकर सीतामढ़ी में भी उत्साह का माहौल कायम है। आप तस्वीर देख सकते हैं, मैं उस पवित्र जगह पर खड़ा हूं जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र धरती से माता सीता प्रकट हुई थी। यहाँ के लोग लगातार इस मंदिर के उद्धार को लेकर लगातार बातें करते हैं और सरकार और बिहार सरकार से लगातार यह मांग करते हैं कि मंदिर का उत्थान हो और मंदिर अयोध्या के तर्ज पर यहाँ भी माता सीता के मंदिर का विकास हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? मिथिलांचल के जगह पर प्रधानमंत्री, माननीय से प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि माँ सीता के भव्य मंदिर जिस तरह अयोध्या में बनाए हैं उस तरह यहाँ भी बनाएं, ताकि देश विदेश के लोग पर्यटन यहाँ आए और यहाँ के विकास काफ़ी तीव्र गति से हो। पुनौरा धाम में माँ जानकी जन्मभूमि जब अयोध्या तैयार हो चुका है और बारी सीता जी का जन्मभूमि का है। आप बताइए सर, क्या चाहते हैं? मोदी जी आ रहे हैं मधुबनी, हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग जानकी स्थान का और प्लस पुनौरा धाम का जो है सर्वांगीण विकास हो।
अयोध्या के तर्ज पर हम लोग इसका विकास चाहते हैं। और मोदी जी से एकदम श्योर डिमांड है कि हर हाल बिल्कुल जाएंगे और हर हाल में चाहेंगे कि इस क्षेत्र का विकास हो और औद्योगिकरण का भी विकास हो इस क्षेत्र में। यहाँ के लोगों में खासा उत्साह का माहौल कायम है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में भी जाएंगे, शामिल होंगे और लोगों का यह भी कहना है कि वे अपना मांग पत्र भी सौंपने का काम करेंगे ताकि पुनौरा धाम के इस पवित्र जगह का विकास हो सके, अयोध्या के तर्ज पर इसका भी नाम रोशन हो सके। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे के लिए एनडीए के सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता मिथिलांचल में पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। पीएम के आगमन को लेकर मिथिलांचल में उद्योग की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। जी का मिथिला में हम सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को यहाँ फर्स्ट हाफ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। उनका कुछ दिन पहले दरभंगा में भी कार्यक्रम हुआ था और ये मधुबनी जिला में कार्यक्रम हो रहा है। पूरा मिथिला के लिए प्रसन्नता की बात है, शुभ संकेत है। और डबल इंजन की सरकार पूरा बिहार को जो काम नीतीश कुमार जी किए 20 साल में वो तो है ही। अब अगला जो काम है उद्योग लगने का, इन्वेस्टमेंट आने का, लोगों को रोजगार मिलने का, उस पर आगे ध्यान रहेगा। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमित शाह से मिलेंगे जीतन राम मांझी। शाम 6:30 बजे शाह से मुलाकात होगी। शाह के आवास पर मुलाकात होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात आज के लिए बहुत ही खास और अहम मानी जा रही है। शाम 6:30 बजे का वक्त रखा गया है जब इन दोनों की मुलाकात होनी है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है, कब होनी है ये मुलाकात और इस मुलाकात में क्या खास बात रहेगी, इसकी भी पूरी जानकारी दें। देखिए, आज शाम 6:30 बजे मुलाकात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, जिसमें जीतन राम मांझी पहुंचेंगे। जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है, क्योंकि एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। तो एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल है हम सेकुलर। तो आज की मुलाकात काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी बिहार में अपनी पार्टी के लिए बेहतर सीटें चाहते हैं विधानसभा चुनाव में। और उनकी तरफ से सार्वजनिक मंच पर कहा भी गया है कि हम 30 से 40 सीट चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की चाहत है, उनके लोगों की चाहत है कि ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ें और तब ठीक ठाक संख्या में जब उनके विधायक चुन करके आएंगे तो उस परिस्थिति में अपने एजेंडे को लागू कर पाएंगे, जो कि अब तक लागू नहीं हो पाया है। एक तो उनकी ये डिमांड है। दूसरी बात उनकी तरफ से कही जा रही थी कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट देने की बात कही गई थी। बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन उनको केवल 1 ही लोकसभा मिला, जो गया का सीट है, जहाँ से खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़े। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनको लग रहा है कि उनकी तरफ से उनको जो वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से वो फुलफिल नहीं किया गया। तो उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे और जीतन राम मांझी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले समय रहते ही इन मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अपने तमाम कंसर्न को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं जीतन राम मांझी। वाकई अमितेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब उनकी मुलाकात होगी तो क्या एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उन तमाम घटक दलों को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? जीतन राम मांझी अपनी सीटों की तो बात करेंगे ही, और कितनी सीटों की डिमांड वो कर सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से केवल अपनी ही पार्टी के बारे में बात करेंगे। जब एनडीए के बाकी घटक दल बैठेंगे तब उसमें अलग से बातचीत हो सकती है, लेकिन आज केवल मांझी और अमित शाह की मुलाकात है। निश्चित रूप से अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी सार्वजनिक मंच से कहते रहे कि 30 से 40 सीटों पर उनके लोग चुनाव लड़े विधानसभा में, तब उसके बाद वो ठीक ठाक संख्या जीत सकते हैं। लेकिन इस बात को मांझी भी समझते हैं कि उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलने जा रही हैं, लेकिन एक दबाव बनाने के लिए अपनी तरफ से डिमांड जरूर की जा रही है कि इतना जब मांगेंगे तब हो सकता है कि सम्मानजनक सीटें मिले। तो मांझी लोकसभा का जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा का वादा करके भी हमको केवल 1 ही मिला गया लोकसभा सीट। वैसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी चाहते हैं कि समय से पहले ही हमें वादा किया जाए और उस वादे पर उसको अमली जामा भी पहनाया जाए, इसलिए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी अमितेश की जब ये मुलाकात खत्म होती है तो इस मुलाकात से क्या बात निकलकर सामने आती है। जाहिर है कि चुनाव से पहले हर एक मुलाकात अपने आप में बहुत ही खास,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को कुछ कहना सही नहीं है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप कहा था। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं तो उसको सुधारने का काम करें, या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूंगा। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये गलत लोग हैं। तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने। और इधर महागठबंधन में सीएम फेस पर छिड़ी बहस को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एनडीए पर पलटवार कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए में खुद सीएम फेस पर घमासान है और बीजेपी छोटी पार्टियों को परेशान कर रही है। ये हमारे नेता तय करेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 ठो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक को परेशान कर रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस का औकात नहीं है। आज सुबह शाम माला जपते रहते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बिहार में सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आंकड़ों के माध्यम से सरकार को लगातार घेर रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि अपराध करने वाला कोई भी हो वो नहीं बचेगा। सरकार जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती है। मुकदमा संख्या 200/25 राजगीर थाना सुखदेव ठाकुर का कातिल गणेश यादव है, जिसने हर फायरिंग में उस बेगुनाह की मौत हो गई। आपके दल के कार्यकर्ता ने नहीं खोजा कातिल को, हमारी पुलिस ने कातिल को खोज निकाला है। अब कौन माई का लाल है जो गणेश यादव को बचा लेगा। और इधर आइए, संजीव हंस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उनके साथ साथ बिहार के कई हाई प्रोफाइल भ्रष्ट कारोबारी जांच एजेंसी ईडी की रडार पर आ गए हैं। भ्रष्ट कारोबारियों से जुड़े कई अधिकारियों के खिलाफ भी ईडी ने कई सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। ईडी से मिले सबूतों के आधार पर अब बिहार पुलिस की स्पेशल यूनिट और आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही केस दर्ज कर सकती है। सूत्रों की माने तो अगले 3 दिनों में एफआईआर दर्ज होगी। जानकारी के अनुसार ईडी को टेंडर घोटाले से जुड़े सर्च ऑपरेशन में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पटना के बेहद चर्चित हाई प्रोफाइल कारोबारी रिशु श्री से जुड़े लोग और उससे जुड़े लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ईओयू को एक पत्र भेजा था और ये पत्र जो है उसमें जो संजीव हंस हैं, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है और जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं, उनके और उनके करीबी जो हैं रिशु, उन पे एफआईआर करने को लेकर के था। और ये मामला जो है ईओयू के पास भेजा गया था ईडी के द्वारा, लेकिन ईओयू ने इस मामले को यह कहते हुए गृह विभाग को भेज दिया कि जो मामला है वो एसबीयू में दर्ज होगा। चूँकि ये केस जो है वो एसबीयू में दर्ज होगा और उसके आधार पर आगे की अनुसंधान की जाएगी। यह मामला अब एसबीयू में भी अटक गया। जो जानकारी मिली है ईओयू के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, उसके मुताबिक अब इस पर जो निर्णय है वो गृह विभाग को करना है कि यह जो केस है रिशु के ऊपर किया जाना है, क्योंकि इसमें 3 मामला है। पहला मामला जो है वो डीए केस से जुड़ा हुआ है, दूसरा मामला जो है ऑफिशियली सिक्रेसी ट्रस्ट को उल्लंघन करने का है, और तीसरा मामला जो है वो ठेकेदारी पट्टा जो होता है विकास कार्यों में, उसमें फ़ायदा लेकर के, मुनाफा लेकर के अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। इस 3 मामले में एफआईआर होने हैं और एफआईआर जो है वो एसबीयू में दर्ज किए जाएंगे। अब इस पर निर्णय जो है वो गृह विभाग को लेना है कि एफआईआर एसबीयू में होगा या फिर ईओयू में, क्योंकि बिहार सरकार की 2 जांच एजेंसियां हैं जो ऐसे मामलों को देखती है। लेकिन जो मामले हैं इसमें जो आ रहे हैं सामने, उसमें ईओयू में मामला दर्ज नहीं होगा, ऐसा कहना है ईओयू के शीर्ष अधिकारियों का। अब ये मामला एसबीयू के पास गया, लेकिन वहाँ से भी जो एसबीयू के अधिकारी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो अब इस मामले में गृह विभाग को निर्णय लेना है कि इस मामले में एफआईआर कहाँ दर्ज होगा,
सरकार अगर निर्णय लेती है कि यह मामला जो है एसबीयू का बनता है, अगर वहाँ एफआईआर होगा तो वहाँ एफआईआर होने के बाद आगे का अनुसंधान किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब ये मामला दर्ज होगा, चाहे एसबीयू में हो या ईओयू में हो, उसके आधार पर ईडी आगे एक फ्रेश एफआईआर फिर से दर्ज करेगी और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो ईडी अपने स्तर से भी करेगी। तो ईडी ने पूरे साक्ष्य जो है वो भेज दिए हैं, लेकिन दो जांच एजेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट की है उसमें ये मामला फंसा हुआ है। फिलहाल ये मामला कहाँ दर्ज होता है और कब तक आगे की कार्रवाई शुरू होती है, ये देखना बेहद अहम होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच पटना सिटी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। चौक शिकारपुर ओवर ब्रिज पर एक हादसा हुआ है। मैदा लदा ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया। 1.5-2 घंटे तक परिचालन बाधित रहा और पुल के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। बाईपास थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया है। पुलिस के नहीं आने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। पटना सिटी में कैसे ये सड़क दुर्घटना हुई है उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। पटना सिटी से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ट्रैक्टर पर मैदा लदा हुआ था और ये पूरा ट्रैक्टर ही पलट गया है। कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस की टीम वहां नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोग नाराज हो रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, जिसमें स्कूली बस भी आप देख पा रहे होंगे, बच्चे भी उसमें मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको सड़क दुर्घटना की दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सूरज बनकर शमशाद ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। जब शमशाद की सच्चाई सामने आ गई तो वो लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित लड़की ने ये बताया कि पढ़ाई के दौरान सूरज नाम के लड़के से उसे प्यार हो गया। दोनों कई साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस बीच लड़के ने अपनी मां के इलाज के लिए लड़की से पैसे भी लिए। जब लड़की ने पैसे मांगे तो वो आनाकानी करने लगा और इसी बीच लड़की कथित सूरज के दोस्तों के संपर्क में आई और तब जाकर ये पता चला कि जिसे वो सालों से सूरज समझ रही थी वो अहियापुर के सैयद मुमताज हुसैन का बेटा शमशाद हुसैन है। सच्चाई सामने आने के बाद शमशाद लड़की को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत ही कहीं पे रह रही थी, तो उसका हमने सारा चीज़ सुन लिया है और ब्रह्मपुरा SHO को इसका आवेदन दे दिया गया है कि वो इसमें जांच पड़ताल करें और कानून सम्मत कार्रवाई करें। कोचिंग में मिली थी उससे और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डीप हो गई, फिर रिलेशनशिप में आ गए। नाम उसने तब अपना सूरज बताया था। बहुत टाइम रिलेशनशिप में आने के बाद पता चला कि वो मुस्लिम है और शमशाद हुसैन नाम है उसका। फिर जब मुझे उसकी रियलिटी पता चली तो उसने मेरे साथ मारपीट वगैरह शुरू कर दी। उसने, उसके परिवार वालों ने मुझे मारा, धमकाया और कहीं भी कुछ कंप्लेन करने से मना किया है, वरना उन्होंने कहा वो मेरी ज़िंदगी कुत्ते से बदतर कर देंगे। बहुत हैरेस किया है उसने मुझे, मेंटली भी और फिजिकली भी। और भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक जारी रहा। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा कई दिनों से अपने घर भागा हुआ था और इसी दौरान उनके परिजनों ने उन्हें बाल्टी कारखाना चौक के पास देख लिया। उन्हें घर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका ने घर जाने से इनकार कर दिया। वे इसी बात पर अड़िग हैं कि वे जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ में। लड़की के परिजनों का ये कहना है कि हमारी लड़की अभी नाबालिग है, ऐसे में कोर्ट जो फैसला करेगा उन्हें वो मंजूर है। वहीं लड़की का कहना है कि वो बालिग है, वो अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। खाने गए थे, ये कुर्सी पे बैठे थे, एक खाना खिला रहा था, दोनों मतलब नजर मिल गया। तो उसके बाद एक मतलब कुछ भाव नहीं दिया। उसके बाद हम चाचा के नंबर से मतलब कॉल से नंबर निकाले, दोनों ऐसे मतलब बात करने लगे। उसके बाद घर खराबा है, ये आई मेरे पास, बोला हम दिल्ली में कमा रहे थे हम, ये बोला हम आएंगे आपके पास। क्या करते थे जी? कब से? 10 महीने से। सोमवार को मेरे पापा का मोबाइल चोरी हो गया। हम सोचे कोई चुरा हो गया होगा, हमको ये नहीं मालूम था कि पहले से इसके साथ में चक्कर था। बोले भागे, भगाया ना हमको, हम अपने मन से भागा। जो भी भागा हमने जानते हैं, हम जानते हैं कि मंगलवार कोई घर से निकली है, पढ़ने के लिए वो निकली। ये ना डायरेक्ट बोला कि अगर जानता ये हमको बोलता कि हमसे शादी करना चाहते थे, हम करवा देते हैं। बढ़ते आगे, भोजपुर के बीरमपुर गांव के सोना कारोबारी की गुमशुदगी का 1 हफ्ते बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। इससे परेशान परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लापता व्यवसायी की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग की है।
बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को व्यवसायी उद्वंत नगर से इसाढ़ी जा रहा था और इसी दौरान वो गायब हो गया। 2 दिन बाद उसकी बाइक उद्वंत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास मिली और इसके बाद परिजनों ने पुलिस के पास गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। परिजनों को किसी भी तरह की अनहोनी की चिंता खाई जा रही है। आज 6 दिन हो गया, पुलिस प्रशासन को हम लोग गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन आज तक ये लड़का, मेरा राजेश जो नाम है, आज तक बरामद नहीं हुआ। उसको अपहरण किया गया है। अब बोलिए हम लोग क्या करेंगे? कितने तारीख को अपहरण हुआ था? 17 तारीख को। फिर इसके बाद वहाँ से लोकेशन कोई मिल ही नहीं रहा। हम लोग पुलिस प्रशासन को गुहार लगाते लगाते 2 दिन ऐसा ही 2 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर इसके बाद एसपी साहब के पास हम लोग गए। फिर उस दिन से जांच पड़ताल शुरू है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।